Good afternoon, children. Welcome to Push English classes once again. This is Renuka Singh. We were doing the chapter The Enemy. I have already done 2 videos, wherein in the first video I have discussed about the overview of the chapter, and the second video, and that was part 1. I have explained line to line. We have already completed 6 pages, and now coming on to this page where we stopped. So let us continue. You mean dying from operation? Hannah asked. So there was a discussion going on between Hannah and Sadao. यहाँ पर हना और सदाओ के बीच में डिस्कशन ये हो रहा है उस अमेरिकन प्रिजनर के बारे में कि ऑपरेशन करें या ना करें, उस पर बात चल रही है। और हना थोड़ी सी डाउटफुल इसलिए लग रही थी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब तो वो पीछे घूमा और उन्होंने कहा, सदाओ ने हना की तरफ देखते हुए, कि देखो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर करते हैं ऑपरेशन तो भी मर सकता है, नहीं करते हैं तो भी मर सकता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको हम वॉश करते हैं। और वो कमरे के बाहर चला गया। हना अकेले रह गई उस कमरे में। हालांकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस वाइट मैन के साथ इस कमरे में, वो अकेली छूट गई थी। और शायद वो पहला इंसान था जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, उसके बाद से ये पहला व्यक्ति था जिससे वो देख रही थी। और ये चीज़ वो हरगिज़ नहीं भूल सकती थी कि ये उसका दुश्मन है, एक मेनेस है। मेनेस मतलब एक खतरा, चाहे ज़िंदा हो या मर जाए, लेकिन है तो खतरा इसके लिए। तो खैर वो नर्सरी की तरफ घूमी और वो यूमी जो कि उसके बच्चों की देखभाल करती थी, उसको उसने आवाज़ लगाई। और जैसी बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली हना की, उसे बच्चों के पास जाना पड़ा। वो स्माइल करने लगी, अपने बेबी बॉय जो कि मात्र 3 महीने का है उसके साथ खेलने लगी। उसके सॉफ्ट ब्लैक हेयर में हाथ मुंह से मोशन करते हुए उसने यूमी को धीरे से कहा, यूमी कम विद मी। और यूमी ने कहा, ठीक है, मैं बच्चे को, बेबी को बेड पे लिटा के आ रही हूँ, ये सो चुका है, ही इज़ रेडी टू स्लीप। तो इसके बाद से वो यूमी के साथ उस बेडरूम में गई जहाँ बिल्कुल नर्सरी के जो बगल में था। और बेबी को इसने हाथ में लिया हुआ था हाना ने, और यूमी उसके लिए स्वीपिंग क्विल्ट्स जो है फ्लोर पे फैला रही थी ताकि बच्चे को उसमें सुला सकें। उसके बाद से हाना ये काम करने के बाद, बेबी को सुलाने के बाद, वो किचन में गई और उसने देखा कि जो दोनों सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। इसका मतलब उनके मास्टर ने, सदाओ ने उनको इस POW के बारे में बता दिया है। ओल्ड गार्डनर जो थे वो तो इस घर में इतने पुराने सर्वेंट थे, वो काफ़ी पुराने थे मतलब। और वो ही वॉज सो टेंस दैट ही वॉज पुलिंग हिज हेयर ऑन अपर लिप। पुलिंग हिज हेयर ऑन अपर लिप का मतलब यहाँ पर है मुस्टैचेस, उसकी उनकी जो मूछें थी उसको, ठीक है। उसके बाद से उनका अपना एक क्या वक्तव्य था, क्या ओपिनियन था। उन्होंने कहा कि मास्टर को, हना को इनफैक्ट ब्लंटली कहा उन्होंने कि मास्टर को ऐसा करना नहीं चाहिए, इस वाइट मैन की हीलिंग नहीं करनी चाहिए इसको, इसके वुंड की, क्योंकि पहले वो वाइट मैन जो है, पहले गोली लगी उसे, फिर समुद्र में वो गिरा, उसके बाद रॉक्स ने उसे वुंड किया। तो अगर मास्टर हील कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, तो सन, गन और सी, ये दोनों ही रिवेंज लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है SAQ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर गार्डनर का सुपरस्टिशियस नेचर हमें बताया गया है। और इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये आता है। अगर कभी पेन पोर्ट्रेट भी आ जाए तो ये पॉइंट बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हना ने कहा कि ठीक है, मैं उनको बता दूंगी। बहुत ही कर्टलियसली, बहुत ही ग्रेसफुली जवाब दिया। बट वो खुद भी अंदर से डरी हुई थी, इसलिए नहीं कि ये आदमी सही कह रहा है, ये सुपरस्टिशियस उसकी तरह सुपरस्टिशियस थी, बट सिर्फ इसलिए कि दुश्मन की मदद तो ये कर रहे हैं। और बाय द टाइम इन्होंने यूमी को कहा कि तुम जाकर के गर्म पानी ले आओ और उस कमरे में ले आओ जहाँ वाइट मैन है, ठीक है। तो वो गई और उसने पार्टीशन हटाया। तब तक हना ने, ये हना है, ठीक है, हना ने पार्टीशन हटाया। सदाओ वहाँ पर नहीं थे। यूमी जो कि वुडन बकेट में पानी ले आई थी, वो उस वाइट मैन के पास गई और अपने मोटे होंठ फोल्ड करते हुए, स्टबननेस है यानी जिद, एक नफरत या जिद कह लीजिए, उसके चेहरे पर थी।
और आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, उसने बिल्कुल ब्लंटली कहा कि मैंने कभी ऐसे एक अमेरिकन को वॉश नहीं किया है, धोया नहीं है, साफ नहीं किया है, मैं नहीं करूँगी इसको, ही सो डर्टी। तो हाँ ना, तो गुस्सा तो बहुत चढ़ा उन्हें, बहुत ही सिवियरली, बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा ठीक है, जो भी तुम्हें तुम्हारे मास्टर्स कहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन वापस जब उसने वो फियर्स लुक हाना ने यूमी की आंखों में देखा, वो रेजिस्टेंस देखा, तो यूमी के उस डल फेस पे, तो वो थोड़ी सी अंदर से डर गई। उन्होंने कहा आफ्टर ऑल ये हैं तो सर्वेंट्स ही, कहीं जा करके ये रिपोर्ट ना कर दें, इसलिए वो चुपचाप रह गई। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, और आप समझ नहीं रही हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये आदमी होश में आ जाए, क्योंकि ये प्रिजनर है, फिर हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो यूमी ने भी बहुत ब्लंटली कहा, उसने कहा मुझे ये सब नहीं मालूम, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मुझे इन सब से लेना देना नहीं है। तो हाना ने कहा ठीक है फिर आप जाइए, अपना काम करिए। यूमी तुरंत चली गई इस कमरे से बाहर। इधर हाना जो है अकेले उस कमरे में रह गई अमेरिकन के साथ। और डर तो उसे काफ़ी लग रहा था, लेकिन इस वक्त डर से ज़्यादा यूमी की स्टबननेस से वो गुस्से में थी। तो उस एंगर ने उसके उस डर को कहीं ना कहीं सस्टेन किया हुआ था, आई मीन ओवर पावर कर लिया था। तो और वो बड़बड़ाई, शी मटर्ड, शी विस्पर्ड, ने कहा स्टूपिड यूमी, है क्या ये एक आदमी तो है, और वो भी वुंडेड हेल्पलेस आदमी, जख्मी असहाय व्यक्ति है। इस कन्विक्शन में, इस फेथ में कि वो सुपीरियर हैं अपने सर्वेंट से, वो रुक झुकी इम्पल्सिवली। उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने जो उस अमेरिकन आदमी ने रग्स पहने थे उसको अननॉट किया, उसको खोला, अनटाई किया, और उसके ब्रेस्ट वाला हिस्सा होता है, एक क्लीन टाल उसमें डुबो करके गर्म पानी में, जो कि यूमी लेकर के आई थी, उसके चेहरे को उन्होंने क्लीन बहुत ही केयरफुली साफ कर दिया। इस आदमी की स्किन देख करके काफ़ी एक्सपोज्ड था, स्किन रफ था, लेकिन बड़ा फाइन टेक्सचर था। और ये सोचने लगी ज़रूर ये व्यक्ति जो है, ये बच्चा जो है, ये आदमी जो है जब बच्चा रहा होगा तो ये काफ़ी गोरा रहा होगा, ब्लॉन्ड रहा होगा। तो ये अभी इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि बट शी वॉज कंटिन्यूइंग वॉशिंग हिम। अब ये सोच करके कि ये बच्चा तो नहीं रहा, तो वो अपर बॉडी ऑलमोस्ट क्लीन कर गई थी, और लेकिन उसको पलटने की हिम्मत नहीं थी उनको, क्योंकि उन्हें मालूम था पीछे उसका जख्म है। और वो अगल बगल देखने लगी कि भाई ये सदाओ कहाँ चला गया। अब तक उनका गुस्सा जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, और फिर से वो थोड़ी सी एंशियस हो गई, खड़ी हुई, उन्होंने अपना हाथ साफ किया, और उसके बाद से इस आदमी को ठंड न लग जाए इस करके क्विल्ट उसके ऊपर, उसको मतलब उससे ढक दिया। सदाओ, धीरे से उसने बोला, और ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ सदाओ ने सुन ली हो। तुरंत सदाओ का हाथ दरवाजे पर पड़ा और दरवाज़ा उसने खोला, और उन्होंने देखा कि हाना ने देखा कि सदाओ के हाथ में उनकी सर्जन इमरजेंसी बैग है, और उन्होंने सर्जन कोट डाला, यानी कि वो पूरी तरीके से ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। ही हैज़ प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर ऑपरेशन, ही विल डू ऑपरेशन ऑफ दिस मैन। तो हाना ने बोला कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप ऑपरेट करेंगे? उन्होंने कहा हाँ। और उन्होंने तुरंत उसका इस वक्त उनकी पीठ थी हाना की तरफ, उन्होंने वहाँ पर अपना स्टेरलाइज टॉवल जो है अनफोल्ड किया, उस पर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट डाले, और फ्लोर में बता दूं बच्चों, यहाँ बहुत ज़रूरी है टोकोनोमा एक किस्म का आर्ट है जिसमें फ्लोरल अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे हम लोग रंगोली वगैरह बनाते हैं रंगों से, पाउडर से, उसी तरीके से जापान में ये आर्ट फॉर्म है जिसको हम फ्लोरल अरेंजमेंट कहते हैं। तो खैर उन्होंने उस पर टॉवल रखा और उस पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाले। उन्होंने हाना से कहा टॉवल्स लेकर आओ, उसने बहुत ही ओबीडियंटली ओबे किया उनको। और अब वो इतनी ज़्यादा एंशियस नहीं थी, तो वो लिनन शेल्फ्स तक गई, वो शेल्फ में से उन्होंने टॉवल निकाला, और उन्हें लगा कि गार्डन में कुछ मैटिंग्स पड़े हुए हैं, कुछ मैट्स पड़े हुए, कहीं ये हमारा मैट ख़राब ना कर दे, ऑपरेशन करेंगे ब्लड निकलेगा। तो वो तुरंत वरांडा में गई, वहाँ गार्डनर जो है पुराने सारे मैटिंग्स की जो स्ट्रिप्स है वो रख देते थे, ताकि जो भी ठंड के वक्त प्लांट्स जो होते थे, श्रब्स जो होते थे, उनको ठंड से बचाने के लिए वो उस मैटिंग से ढक देते थे। तो उन्होंने कुछ मैटिंग्स वहाँ से उठाई और वो सीधा कमरे में गई, लेकिन तब तक सब कुछ बेकार हो चुका था। ऑलरेडी उस आदमी के शरीर से जो ब्लड था वो उन्होंने पैक हटा दिया था डॉक्टर सदाओ ने, तो उसके वूंड से जितना ब्लड निकला था वो सारे मैट को ख़राब कर चुका था। और वो चीखी, मतलब ओ मेरे मैट। तो सदाओ ने कहा हाँ वो ख़राब हो गए, और
खैर उन्होंने केयर नहीं किया इस बात पर। उन्होंने कहा तुम मेरी मदद करो इसको टर्न करने में, और बिना एक शब्द बोले हाना ने उनके बात को माना और वापस से उन्होंने देखा कि सडाओ जो है वो उसके बैग को केयरफुली वॉश कर रहे हैं। और ने तब तक हाना ने शिकायत भी लगा दी यूमी की कि यूमी ने नहीं किया। तो सडाओ थोड़े सरप्राइज्ड हुए, उन्होंने कहा अच्छा तुमने वॉश किया, लेकिन उनके हाथ नहीं रुक रहे थे, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। और इन्होंने कहा हाँ मैंने किया है। तो ऐसा लगा कि सडाओ सुन नहीं रहे हैं। और हाना को हालांकि ये आदत थी इस तरीके की एब्जॉर्प्शन की। उन्हें मालूम था कि जब सडाओ काम करते हैं तो वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते किसी और काम पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाना को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि जब भी उनके हस्बैंड ऑपरेशन करते हैं उनकी ये आदत है, ही सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क कि वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। और इस वक्त खास करके उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिस बॉडी पर वो काम कर रहे थे, और इतना एक्सीलेंट थे वो अपने वर्क में, इसलिए उनकी ये आदत थी और इस आदत से वो बहुत वाकिफ़ थी। उसके बाद से उन्होंने सिर्फ हाना से ये कहा कि हाना तुम एनेस्थीसिया दोगी जब ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ तो एकदम ब्लैंक हो गई हाना। उन्होंने कहा लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया। उसने कहा बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। बस उन्होंने अब वो पैक उन्होंने बाहर निकाला जिस मॉस से उन्होंने उसको ज़ख्म को ढका हुआ था वो हटाया, और तुरंत खून जो है एक फव्वारा सा खून का बह निकला। और इन्होंने झांक कर देखा उस वूंड में अपने सर्जन लाइट की मदद से। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं ये सर्जन लाइट है। और जो उनके फोरहेड पे बंधा हुआ था, उन्होंने कहा अभी भी गोली है। और बहुत ही अपने आप से ही बात करते थे, उनकी आदत थी, अपने पेशेंट से बात करते थे, अपने से बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई डाउट नहीं है कि कितना गहरा है रॉक वुंड, और अगर ज़्यादा गहरा नहीं है तो शायद मैं बुलेट को निकाल पाऊँ, और ब्लीडिंग सुपरफिशियल नहीं है, यानी ऊपर से खून नहीं बह रहा है, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और इसने बहुत खून गंवा दिया है, इसलिए देखना पड़ेगा। तो वो अपने आप से ये सब बातें कर रहे थे। और उसी वक्त हाना ने जो है शी स्टार्टेड चोकिंग, क्योंकि भाई इतना खून उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और वो जब सडाओ ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का चेहरा बिल्कुल सल्फर के कलर का हो गया है, एकदम पीला पड़ गया है। और उन्होंने धीरे से कहा डोंट फेंट, बेहोश मत हो जाना। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं रोका। ही हैड नॉट स्टॉप्ड हिज इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लोरिंग हिज इंस्ट्रूमेंट। वो अपने इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे थे। और उन्होंने ये ज़रूर बताया कि अगर मैंने अब रोका तो ये मर जाएगा। इधर हाना ने अपने मुंह पर हाथ रखा और दौड़ते हुए जो है वो कमरे से बाहर गई। और सडाओ सुन सकते थे कि गार्डन में वो शी वॉज रैचिंग का मतलब होता है शी वॉज वॉमिटिंग। और लेकिन ये अपना काम करते रहे। और बेटर ये होगा कि अच्छा ही है कि हाना का पेट खाली हो जाए, पेट में कुछ रहेगा नहीं तो ठीक रहेगा। थोड़ी देर के लिए वो भूल गए थे कि इस तरीके के ऑपरेशन हाना ने कभी नहीं देखे थे। डॉक्टर ये नहीं थी, डॉक्टर सडाओ थे। तो खैर थोड़ा उन्हें लगा भी कि मेरी पत्नी डिस्ट्रेस में है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ उसके पास उसकी हेल्प करने। तो ये थोड़े इम्पेशेंट हो गए, इरिटेबल हो गए, और उस आदमी के साथ जिसका ये ऑपरेशन कर रहे थे और इनके हाथ और तेज़ी से चलने लगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, उन्होंने सोचा ये आदमी है या क्या है, कोई इस धरती पे कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये जिंदा रहे जितना ब्लड लॉस इसका हो गया है। खैर अनकॉन्शियसली वो और ज़्यादा रुदलेस हो गए और उनका स्पीड बढ़ गया। और अपने सपने में भी इन हिज ड्रीम द मैन मोन, ऐसा लगा कि वो आदमी जो है करा रहा है। और सडाओ ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हीड मतलब अटेंशन, मटर मतलब विस्पर, बड़बड़ाना। तो वो उससे बोले कि हाँ करा हो, ग्रोन करना चाहते हो ग्रोन इफ़ यू लाइक, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता मैं ये कर किस लिए रहा हूँ। तभी दरवाज़ा खुला, हाना अंदर आई। आते ही उन्होंने अपने काम पर लग गए। उन्होंने पूछा एनेस्थेटिक कहाँ है। सडाओ ने अपने चिन से ही इशारा करते हुए कहा अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी आदमी होश में आ रहा था, एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हाना ने बॉटल हाथ में लिया, कॉटन हाथ में लिया। तो उन्होंने कहा कैसे करूँ ये। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, कॉटन को सैचुरेट करना है, गीला करना है, वेट करना है, और इसके नॉस्ट्रिल नोज के पास ला करके इसको सुंघा देना है। और एक क्षण भी नहीं लगा, उन्होंने फटाफट सडाओ ने सारे इंट्रिकेट डिटेल समझा दिए इस काम के। और अगर वो ब्रीथ करने लगे बैडली, यानी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे, तो हटा देना कॉटन।
तो ये हाना जो है उनके पास आके खड़ी हो गई और उस आदमी उस अमेरिकन को देखने लगी और सोचने लगी कि बड़ा ही दुबला पतला चेहरा है, लिप्स इसके ट्विस्टेड हैं, ज़रूर ये आदमी जो है, ये वो कंक्लूजन कर रहे हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा, ज़रूर इस आदमी ने बहुत सफ़र किया है, बहुत टॉर्चर सहा है। ये सोचते हुए उनको वो कहानियाँ याद आ गई जो प्रिजनर्स के बारे में, उनकी सफरिंग्स के बारे में उन्होंने सुनी थी या पढ़ी थी, और वो सच्ची होती हैं क्या? कई बार तो ये कहानियाँ एक र्यूमर की तरह, एक अफवाह की तरह आती थी, टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब लोगों की ज़ुबान से एक दूसरे तक फैलती थी, और कभी कभी यही कहानियाँ कॉन्ट्राडिक्ट की जाती थी न्यूज़पेपर में। तो खैर इन्होंने एक बार ये भी खबर पड़ी थी कि जापानीज़ आर्मी जहाँ भी जाती है लोगों ने बहुत ग्लैडली रिसीव करते हैं और खुश हो रहे थे, मतलब न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें पड़ी थी कि दे वर गेटिंग फ्रीडम, दे वर गेटिंग लिबरेटेड। तो समटाइम्स उन्हें ऐसा लगता भी था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में, जनरल टाकिमा की तरह, जो इतने इनह्यूमन हैं कि वो अपनी पत्नी को इतनी क्रूअली मारते हैं। तो अगर ये जनरल टाकिमा बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एक कैरेक्टर हैं, तो इस पर बहुत ध्यान दे लेना। हाँ, तो खैर जनरल टाकिमा पर थी मैं। जनरल टाकिमा जो थे वो मंचूरिया में एक बैटल हुआ था, उसके लिए ही फॉट सो ब्रेवली एंड विक्टोरियसली। तो इस तरीके के जो लोग हैं, है ना, उनके बारे में सोचने लगी कि ऐसे इंसान भी हैं इस देश में जो कि इतने क्रूअल हैं औरतों के साथ, और वो भी अपनी बीवी के साथ। तो जब ये पार में होते होंगे तो ये इस तरीके के प्रिजनर्स के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। और इन्होंने बस होप किया कि इस आदमी के साथ ज़्यादा टॉर्चर ना हुआ हो, और तभी उनकी नज़र पड़ी उस व्यक्ति के गर्दन पर जहाँ पे स्कार्स के निशान थे कान के नीचे, और ये बोल पड़ी कि ये निशान कैसे हैं। सडाओ की तरफ देखते हुए सडाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सिर्फ एक काम था, वो उस बुलेट को ढूंढ रहे थे, और तभी कुछ हार्ड सा उनके इंस्ट्रूमेंट से, उनके ब्लेड से टकराया, उनकी नीडल से टकराया, और वो शायद वही बुलेट था, और डेंजरसली वो बिल्कुल किडनी के बिल्कुल पास था, निकट था, और सारे विचार इस वक्त उनके दिमाग से हट गए। उनका सिर्फ कंसंट्रेशन था उस बुलेट पर, और ये प्लेजर, जो ये प्लेजर होता है, सेटिस्फैक्शन होता है ऑपरेट करने का, ये सिर्फ एक डॉक्टर महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अपनी उंगलियों से बहुत ही डेलिकेटली उसको ढूंढने की कोशिश की, और उस हर एटम से, वो ह्यूमन बॉडी के हर एटम से भली भांति वाकिफ़ थे, बहुत अच्छे से जानते थे। और उन्हें रह रहकर अपने अमेरिकन प्रोफेसर, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उनके कॉलेज में, वो उनको याद कर रहे थे। वो अक्सर बोलते थे, ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो इन्वर्टेड कॉमास में है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे आप, कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स। वो अपने बच्चों को सर्स बोलते थे, और अक्सर बोलते थे कि जो डॉक्टर इग्नोरेंट होता है और अपने पेशेंट की बॉडी के बारे में नहीं जानता है, वो एक सर्जन का सबसे बड़ा पाप है। और ये बार बार उनके कानों में ये आवाज़ गूंजती थी, क्योंकि सालों साल वो ये दोहरा चुके थे। उसके बाद से एक ऑपरेट करना बॉडी को बिना कंप्लीट नॉलेज हुए, ह्यूमन बॉडी को, एक मर्डर से कम नहीं है। तो ये दोनों ही बातें जो इन्वर्टेड कॉमास में हैं, उनके एनाटॉमी के प्रोफेसर अक्सर अपनी क्लासेस में रिपीट करते थे, और ये बात डॉक्टर सडाओ को आज भी याद थी। खैर किडनी तक कभी नहीं पहुंचा था। सडाओ अपने पेशेंट को माय फ्रेंड कहा करते थे। इस केस में उनका फ्रेंड वो 2 सेकंड के लिए भूल गए कि इस केस में उनका ये पेशेंट उनका फ्रेंड नहीं बल्कि उनका एनिमी है। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत ही क्लीन कट लगाया, एक बहुत ही क्लीन और प्रिसाइज कट। इंसिजन का मतलब बच्चों होता है कट, और बुलेट को खट से बाहर निकाल दिया। वो इंसान कांप तो गया, अनकॉन्शियस था, कराह उठा, लेकिन, और वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बड़बड़ाया, तो कुछ बोल रहा था, गट्स, दे गॉट माई गट्स, मतलब उन्होंने मेरे, वो बड़बड़ाया था कि उन्होंने मेरा करेज टेस्ट किया है। हाना बिल्कुल डर गई, उन्होंने कहा सडाओ, उसने कहा शांत रहो, कुछ नहीं होगा, और वो आदमी फिर शांत हो गया। अब की बार ये जो साइलेंस थी प्रोफाउंड थी, डीप थी। सडाओ ने रिस्ट देखा, रिस्ट, ही वॉज हेटिंग द टच ऑफ इट, क्योंकि एक एनिमी की रिस्ट थी, लेकिन काम था। उन्होंने पल्स रेट चेक की, फेंट और फीबल थी, वीक थी, कमज़ोर थी पल्स रेट, लेकिन एक तरफ तो वो चाहते थे कि ये इंसान जिए, एक उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन इसलिए किया था, दूसरी तरफ वो नफरत भी कर रहे थे क्योंकि ये दुश्मन था उनका। तो खैर इस तरीके के बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में वो ये काम कर रहे थे।
और उसके बाद से उन्होंने सोचा मैं नहीं चाहता ये आदमी जिंदा रहे, तो उन्होंने हाना को मना कर दिया कि अब एनेस्थीसिया मत दो। वो घूमे और उन्होंने मेडिसिन में से एक छोटा सा वायल, एक इंजेक्शन का हाइपोडर्मल इंजेक्शन निकाला और उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म में उसको लगा दिया। और उन्होंने फिर नीडल रखा, मैन की रिस्ट दोबारा चेक की, अब पल्स रेट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उन्होंने कहा अब ये आदमी ज़िंदा रहेगा। और यहाँ तक है हुआ है बच्चों। अब हम जो है इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।